हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए फिर से आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बच्चों में पाई जाने वाली वायरस जनित संक्रामक बीमारी है। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऐसा जो बीमारी है जो बच्चों में होती है और जो है वो वायरस के कारण होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि वायरस से जो भी बीमारियां होती है वो क्या होती है, संक्रमित होती है। ठीक है, संक्रामक होती है, एक से दूसरे में फैलने वाली भी हो सकती है। तो चलिए आज हमारा ऑप्शन फर्स्ट है खसरा, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल पॉक्स और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है डी, उपरोक्त सभी। ये जो खसरा है यानी कि मिजल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और स्मॉल पॉक्स और पोलियो, ये तीनों के तीनों बीमारियां जो है वो वायरस के कारण होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, निम्न में से बच्चों में पाई जाने वाली गुणसूत्रीय असामान्यताएं हैं। गुणसूत्रीय यानी क्रोमोजोमल जो भी डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोजोम के गड़बड़ी के कारण इसमें कौन सा बीमारी है जो कि होता है। ठीक है, यानी गुणसूत्रियों में खराबी के कारण कौन सा बीमारी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है फाइमोसिस, ऑप्शन नंबर सी है डायरिया, ऑप्शन नंबर डी है निमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ इसका नाम तो है डाउन सिंड्रोम, लेकिन सिंड्रोम यानी कि इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम लोगों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, अगर जोड़ा में पूछे तो 23। ठीक है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर टर्नर सिंड्रोम, तो उसमें एक क्रोमोजोम घट जाती है, यानी कि हो जाएगा 45 क्रोमोजोम उसमें हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये जो है गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण ये हमारा रोग हो गया। ठीक है, डायरिया और निमोनिया, ये सब पता है कि निमोनिया क्या होती है, निमोनोकोकस वायरस के कारण होती है। ठीक है, डायरिया जो है दूषित जल या फिर भोजन ग्रहण करने से होता है, याद रखिएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बच्चों में ओआरएस का उपयोग किस बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये बोला रहा है कि बच्चों में आखिर किस बीमारी में हम लोग ओआरएस देते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ओआरएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिन लोगों को भी पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो गूगल से भी सर्च करके ये ज़रूर आप लोग पता करके कमेंट में बताइएगा। तो ओआरएस किस में देते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है फाइमोसिस और ऑप्शन नंबर डी सी है डायरिया, ऑप्शन नंबर डी है निमोनिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायरिया। ठीक है, क्योंकि डायरिया में दस्त होता है। ठीक है, वोमिटिंग ये सारा होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए हम लोग ओआरएस उसको देते हैं ताकि जो बॉडी में हाइड्रेट है वो बना रहे। ठीक है, उसको निर्जलीकरण नहीं हो। ठीक है, निर्जलीकरण से बचाने के लिए ओआरएस देते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ओआरएस क्यों देते हैं, तो निर्जलीकरण रोकने के लिए ओआरएस देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में सबसे पहले कौन सी दांतों का उद्भव होता है। यानी बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत जो है वो जमता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निचले इंसाइजर, ऑप्शन नंबर बी है ऊपरी इंसाइजर, ऑप्शन नंबर सी है ऊपरी मोलर, ऑप्शन नंबर डी है निचली मोलर। ठीक है,
आप लोग देखी होंगी, अनुभव भी की होंगी कि जो बच्चा होता है सबसे पहले उसका मुंह देखिएगा, दांत जो जमता है तो आगे वाला दांत आप लोगों को दिखता होगा, ठीक है। अगर गौर नहीं की होंगी तो आप लोग गौर कीजिएगा कि सबसे पहले आप लोगों को उसको दो दांत जो है आगे वाला दिखेगा, भले ही आप लोग को याद नहीं हो ऊपरी या निचली, तो आगे वाला जो दो दांत होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी इसका दोनों याद रखिएगा। कृतंकन इसको बोलते हैं हिंदी में, तो इंसाइजर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निचली इंसाइजर सबसे पहले आता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग के सामने आ गया। अब इसको देखते हैं कि बच्चों में दांतों का उद्भवन प्रायः किस उम्र में शुरू होती है, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा पहले ये था कि कौन सी दांत सबसे पहले जमती है, तो हमारा निचली इंसाइजर राइट आंसर हो गया था, लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस उम्र में दांत जमता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 से 2 दिन में, जो कि आप लोगों को पता है ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 6 से 7 माह, ऑप्शन नंबर डी है 6 से 7 वर्ष और ऑप्शन नंबर सी है 11 से 12 माह, ठीक है। तो दो ऑप्शन आप लोगों को साफ पता होगा कि ये नहीं होने वाला है 1 से 2 दिन में, 6 से 7 वर्ष में ही तो नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम तक दोबारा से दांत जमना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शुरू होना पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी और सी बच गया। तो ऐसे ही आप लोग जो है, अगर क्वेश्चन नहीं पता है एग्जैक्ट आंसर उसका क्या होगा, तो पहले आप लोग को क्वेश्चन में ऑप्शन जो है उसको छांटना शुरू कीजिए कि कौन सा नहीं होगा। उसके बाद अगर आप लोग तुक्का लगाइएगा तो तुक्का लगने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इसमें 1/4 निगेटिव है, जो कि बहुत होता है, ठीक है। 4 में अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो एक नंबर सही वाले में से कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग का आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी और सी ऑप्शन बचा है, तो यहाँ पे 6 से 7 माह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 7 माह में बच्चों का दांत जो है वो शुरू हो जाता है जमना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा 6 हुआ, बच्चों को निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय नहीं दी जाती है, ठीक है। जन्म के समय कौन कौन सी वैक्सीन है जो नहीं दी जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पेंटावैलेंट, ऑप्शन नंबर बी है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीबी। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पेंटावैलेंट, राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय बीसीजी देते हैं, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी और विटामिन के दिया जाता है, ठीक है। पेंटावैलेंट कब दिया जाता है, पेंटावैलेंट जो है 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ पे दिलाता है। इसका 3 डोज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, इसमें से आप लोग देखिएगा एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर उसका रूट भी याद कर लीजिएगा, कितने डिग्री पे दिया जाता है। ये सारा जो है आप लोगों को वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, तो इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को नहीं छूटेगा, ठीक है। उसमें सारा डिटेल जो है 1 से 1.5 घंटे का वो वीडियो है, देख लीजिएगा। उसका डिग्री ये सब भी पूछता है, ठीक है। अब जनरली ये सारा नहीं पूछेगा कितना वैक्सीन कब दिया जाता है, ये पूछेगा कौन से वैक्सीन कितना डिग्री पे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर ये सारा कुछ पूछेगा। तो उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो देखिए पेंटावैलेंट जो होता है 5 बीमारियों से बचाता है, ठीक है। वो 5 बीमारियां कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे हमारा हेपेटाइटिस बी आता है, पेंटावैलेंट में हेपेटाइटिस बी आता है, ठीक है। डिप्थीरिया आता है, पार्टुसिस आता है और टिटनेस आता है, ठीक है। ये 3 आ गया, और हेपेटाइटिस बी, और एक आता है हिब, ठीक है। हिब यानी ठीक है, ये हिब जो है ये हो गया 5 बीमारी, तो हिब से भी बचाता है। पेंटा इसका नाम में ही है, पेंटा यानी 5 बीमारियों से बचाता है। बीसीजी जो होता है वो टीबी से बचाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है हेपेटाइटिस बी से बचाता है। ओपीवी जो होता है वो पोलियो से बीमारी से बचाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, इसका डोज भी सारा का याद रखिएगा। आप लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए, हमारा फिर से अगला क्वेश्चन आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नवजात की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय लंबाई पूछा जा रहा है आप लोग से, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 48 से 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 75 से 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 48 से 50 इंच, ऑप्शन नंबर डी है 75 से 80 इंच। तो देखिए, कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो इजी ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन उसका ऑप्शन बारीकी से और क्वेश्चन जो है बारीकी से पूछिएगा। अगर इजी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और ऑप्शन को जरूर से जरूर 2 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही हम लोग इतना तेजी से पढ़ते हैं ना कि वो गलत हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन को भी हम लोग 2 बार पढ़ेंगे जरूर ही जरूर उसको। यहाँ लास्ट में इसका जो यूनिट होता है इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूनिट आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो दिया है, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा ना कि यहाँ पे इंच दे देगा और यहाँ पे सेंटीमीटर दे देगा। एग्जाम में ऐसे ही देगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। नहीं तो मीटर दे देगा, ठीक है। तो हम लोग तो सेंटीमीटर रटे रहेंगे और ऑप्शन क्वेश्चन झट से पढ़ेंगे। हाँ, लंबाई पूछ रहा है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे इंच दिया रहेगा। हम लोग इंच पढ़ेंगे नहीं, बस 48 से 50 पढ़ेंगे और झट से आंसर मार देंगे, तो वो हमारा एकदम गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट पे आप लोग जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। जितना भी आप लोगों को ये सारा कुछ बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इस ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो ये जितनी सारी गलतियां हैं ना आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और एग्जाम के टाइम आप लोग को याद भी रहेगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। निम्नलिखित में से बच्चों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कौन सा इसमें कारक है जो बच्चों को वृद्धि और विकास में प्रभावित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर बी है पोषण, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारे हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि और विकास में आनुवंशिकता भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। आनुवंशिकता यानी कि माता और पिता पे, ठीक है, ये आनुवंशिक जो है गुण जाता है। अगर माता पिता दोनों जो है, अगर उन लोगों का कद जो है छोटा है तो ज़्यादा चांस रहता है कि बच्चे का भी कद छोटा हो, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, प्रभावित करने वाला कारक है। अगर माता और पिता दोनों लंबे हैं तो उन लोग पे हाइट, तो ये सारा चीज़ जो है ये आनुवंशिकता ये निर्भर करता है, ठीक है। पोषण तो करता ही है, पर्यावरण भी निर्भर करता है, उसको प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर 9 जो है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। इसका निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में स्कर्वी का कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑप्शन सी की कमी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए की कमी, विटामिन बी1 की कमी और विटामिन डी की कमी। तो देखिए, आप लोग आंसर दीजिएगा तो ए बी सी करके नहीं दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 9 नंबर का आंसर दे रहा है तो 9 का ए अगर राइट आंसर होगा तो ए लिखिएगा, 9 का बी अगर आंसर होगा तो बी लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा ताकि पता चलेगा कि किसका आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को आंसर करना है। तो 9 का आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कौन सा इसमें से ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में रिकेट्स का प्रमुख कारण है, ठीक है। रिकेट्स यानी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन सी की कमी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए की कमी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी1 की कमी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी की कमी। तो देखिए, विटामिन जो है
डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। और विटामिन डी की बात करें कि अगर वयस्क में बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमलेसिया जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है और वो होता है वयस्कों में, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्वाशियोरकर के बारे में क्या सही है, यानी क्वाशियोरकर बीमारी जो है, सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइएगा क्वाशियोरकर बीमारी जो है क्यों होती है, किसकी कमी से होती है, ठीक है। आप लोग इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी है, यह बच्चों में पाई जाने वाली एक सामान्य संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है कि यह एक जन्मजात विकार है। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें बच्चों में सीरम बिलीरुबिन स्तर सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी होती है, ठीक है। संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक है, जन्मजात बीमारी भी नहीं है, ठीक है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है बच्चों में, ठीक है। प्रोटीन अगर उसको अच्छा जो है नहीं मिल रहा है, प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी अगर खाद्य पदार्थ वो नहीं खा रहा है, तो उसमें क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है कि सीरम बिलीरुबिन स्तर की सामान्य की तुलना में बढ़ जाना। तो बिलीरुबिन की अगर स्तर बढ़ जाता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उसको हो जाता है पीलिया, यानी जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है अगर बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है तो, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाने से कौन सी बीमारियां बच्चों में होती हैं, तो वो है पीलिया यानी कि जॉन्डिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बालक का वजन जन्म के वजन का 2 गुना कब हो जाता है। बालक का वजन पूछ रहा है, जन्म के वजन का 2 गुना कब हो जाता है। यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जन्म के समय जब बच्चे का नॉर्मल वेट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2.5 से 3 केजी तक होता है नॉर्मल वेट, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि वजन जो होता है, मान लीजिए कि उसका 2.5 केजी है वजन, तो कब उसका 5 केजी वजन हो जाएगा, किस उम्र में 5 केजी हो जाएगा, ठीक है, यानी दुगुना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5 महीने की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी है 9 महीने की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी है 2 वर्ष की उम्र। ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष की उम्र में। तो देखिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 5 महीने की उम्र पर वजन जितना भी अगर बच्चे का हो तो उससे डबल हो जाएगा 5 महीने पर, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालक का वजन जन्म के समय का वजन का 3 गुना सामान्यतः कब हो जाता है, ठीक है। 3 गुना पूछा जा रहा है कि कब हो जाता है, तो 5 महीने की उम्र में, 1 वर्ष की उम्र में, 2 वर्ष की उम्र में और 3 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पे हमारा 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 5 महीने पे 2 गुना होता है और 3 गुना याद रखिएगा 1 वर्ष की उम्र पे 3 गुना वजन हो जाता है, ठीक है। 5 महीने पे कितना हो गया, 2 गुना, 3 गुना हो जाएगा 1 वर्ष पे, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालक का वजन जन्म के वजन का 4 गुना सामान्यतः कब हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8 महीने की उम्र पर। ऑप्शन नंबर बी है 1 वर्ष की उम्र पर, 2 वर्ष की उम्र पर और 5 वर्ष की उम्र पर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं भी पता होगा तो इससे रिलेटेड अगर आप लोग को क्वेश्चन भी पता होगा तो उससे भी आप लोग जो ऑप्शन है उसको कैंसिल कर सकती हैं। जैसे 5 महीने पे, 8 महीने पे तो नहीं होगा क्योंकि 5 महीने पे दुगुना होता है और 1 वर्ष पे क्या हो जाता है कि वो 3 गुना हो जाता है, ठीक है। 1 वर्ष पे ही 3 गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ष पूछा जा रहा है तो 8 महीना कैसे आंसर होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और 1 वर्ष पे क्या होता है, 1 वर्ष पे 3 गुना होता है क्योंकि 5 वर्ष पे 2 गुना हो गया, ठीक है। 5 वर्ष पे 2 गुना वजन हो जाता है, 1 वर्ष पे 3 गुना हो जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष पे क्या हो जाता है, 4 गुना होता है। यहीं पे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। 5 मंथ पे कितना हो गया, 2 गुना, और 1 साल पे क्या हो गया, 3 गुना, और 2 साल पे 4 गुना वजन हो जाएगा, ठीक है।
आज का हमारा लास्ट जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से बच्चों को जन्म के समय कौन सी विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? जन्म के समय कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, अभी क्वेश्चन में बताया। ठीक है, याद करिए, याद करके इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, अभी बताया है तुरंत थोड़ी देर पहले। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, और ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन का सीरीज कैसा लग रहा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक आप लोग को हार्ड लग रहा है जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो जरूर मिलेगा और मिलता है, और आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को जो है कराया जाता है कि टेलीग्राम चैनल जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। इन्फो विथ नर्सिंग सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे भी सर्च कीजिए वहाँ पे, या फिर टेलीग्राम पे भी सर्च कीजिए इन्फो विथ नर्सिंग। ठीक है, तो 4:30 बजे डेली फ्री में क्यूज कराया जाता है, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।